आज हम लोग प्लेन चैप्टर का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर 1 का भी लेक्चर 3 है। तो अगर आपने लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाला लेक्चर। तो हमने पिछले क्लास में कहाँ तक किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन किया था ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑफ इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो ये क्या होता है, काफ़ी आसान है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरह से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एंड दिस इज़ दी जेड एक्सिस। अब एक प्लेन है, जैसा हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाते थे उसी टाइप का। इधर ये कनेक्टेड है इस तरह से, एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वाई, एंड जेड एंड वाई आर ऑल्सो कनेक्टेड। ठीक है। नाउ ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन वी हैव अ पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग एन बोलेंगे। अब ये वाला प्लेन, ये वाला जो एन है, ये कुछ इस तरह से है कि जब हम लोग इसको ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओ है, तो ये वाला लाइन एन पे परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमारा प्लेन है, तो यहाँ पे ये जो ओरिजिन से लाइन आ रहा है यहाँ पे एन है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन और इस लाइन का बीच का एंगल 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये वाला जो लेंथ है इस लाइन का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसका डिस्टेंस होगा p। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग नेमिंग कर दें, दिस इज द पॉइंट a, दिस इज द पॉइंट b, एंड दिस इज द पॉइंट c। सो हम लोग प्लेन को किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, हमारा प्लेन का नेमिंग हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी ये हमारा प्लेन है, ए बी सी इज द प्लेन। एन को क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो एन के पॉइंट पे ही ये है ना, एन के पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये सब समझने के लिए है, एग्जाम में इसको ऐसे थ्योरेटिकली नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये समझने के लिए हम बता रहे हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन इट, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन इट, यानी कि प्लेन में। एंड ओ एन का लेंथ कितना है, अभी अभी हम बताएं, p, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एन को यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो 12 क्लास का चैप्टर में है 3D ज्योमेट्री में, तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन है। तो डायरेक्शन क्या होता है उसको पढ़ने के लिए 12th क्लास में जो 3D ज्योमेट्री का, या फिर हाँ 3D ज्योमेट्री के नाम से ही होगा, या फिर जस्ट ज्योमेट्री होगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। बस इसका डेफिनेशन देख लेना और कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ है। अब सिंपल है, हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास है P, तो यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P, इसका नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। अब अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन विद द हेल्प ऑफ ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेना चाहें, तो वो क्या होगा, डेट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन किए वो याद रखिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये समझने में रिलेवेंट लगेगा। तो हमारे पास एक पॉइंट है P एक्स वाई जेड, एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, एंड P एंड N दोनों सेम पॉइंट नहीं है, और
LMN, ये सारा डायरेक्शन कोसाइंस है ON का, है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, थोड़ा सा चलो रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई 3D पॉइंट है, यहाँ से लाइन जोड़ रहे हैं, ये सपोज Y एक्सिस है, ये हमारा X एक्सिस है, एंड दिस इज़ आवर Z एक्सिस। तो अब ये लाइन हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कुछ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो x के साथ जो एंगल बनाया उसको अल्फ़ा बोल देते हैं, y के साथ जो एंगल बनाया उसको बीटा बोल देते हैं, z के साथ जो एंगल बना रहा है उसको गामा बोल देते हैं। तो यही सारा एंगल डायरेक्शन कोसाइंस है। जब इसका हम लोग कोसाइंस लेते तो कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, ये सब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन है ना, या फिर इस पॉइंट है, इस पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइंस है। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो अगर यहाँ पे हमारे पास जस्ट पॉइंट है XYZ, तो यही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोस। तो अगर कोई 2 पॉइंट है तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो जितना हम बता रहे हैं उतना ही ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को थोड़ा डीप में रिवाइज करना है तो फिर जाके आप लोग क्लास 12 का बुक उठा के एक बार देख लीजिए। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास x1, y1, z1 एंड q दूसरा पॉइंट बोल देते हैं x2, y2, z2, तो ये 2 पॉइंट है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा x2 माइनस x1, लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, है ना, लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1, then y2 minus y1, then z2 minus z1, दिस इज़ द डायरेक्शन कोसाइंस। और सिर्फ एक ही पॉइंट है तो वही नंबर उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, क्योंकि उसको हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट करके एक लाइन की तरह देखते हैं। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इफ़ P बी द पॉइंट, इफ़ P be the point, if P be the point 2, 6, 3, find the equation through P at right angle to OP, O being the origin, अब आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए होंगे, कैसे कि ठीक है हमने तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन देखा, एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, अभी हम लोग नॉर्मल फॉर्म में देख रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू अ पॉइंट होगा, तो उसके लिए एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, सिंपल। इसमें हम लोगों को इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन लगाना है ना, x1 माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, इस तरह का। तो इसमें वही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जो उस फॉर्मूला में फिट होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पे इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया है, उस इंटरसेप्ट सम इज 0 बोल रहा है, जो हम लोग क्वेश्चन किए थे पिछला लेक्चर में। और इसका में क्या बोलेगा, इसका में देखो क्या आ रहा है, एक पॉइंट P है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए वही होगा इसमें उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P था, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन थ्रू P एट राइट एंगल, राइट एंगल बोल रहा है मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर का बात हो रहा है। राइट एंगल मीन्स यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर का बात आ रहा है। तो परपेंडिकुलर का बात आ रहा है तो यही नॉर्मल फॉर्म का यूज़ होगा। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल का बात आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा। तो राइट एंगल डेट मीन्स परपेंडिकुलर टू OP, O बीइंग द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ चीज़ है, ये हमारा प्लेन है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, O हमारा ओरिजिन है, इसको 0 0 0 बोल देते हैं। P एक पॉइंट है, P 2, 6, 3, ठीक है, थ्रू द पॉइंट P। OP एट राइट एंगल टू
OP है ना, P एट राइट एंगल टू OP, तो यही हमारा राइट एंगल पे है। ठीक, तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए? तो एक तो हम लोगों को लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए P, दूसरा हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए LMN इस लाइन का, है ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है उसका। तो वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो की मदद से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? ये वाला भी फॉर्मूला है एक, आप लोग भूल गए हैं तो हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। अगर ए हमारे पास ABC ये डायरेक्शन रेशियो है, दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज, देन डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलता है? प्लस माइनस A डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उसके बाद B डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्लस माइनस दोनों में होगा, उसके बाद C डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे निकलता है, ये L का वैल्यू होगा, ये M का वैल्यू होगा, ये N का वैल्यू होगा। तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन कोसाइंस निकलता है। ये 12th क्लास का बुक में दिया हुआ है, आप लोग जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम लोगों को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। उसके बाद डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P। हम लोगों को P चाहिए, L चाहिए, M चाहिए और N चाहिए, X Y Z आर द वेरिएबल्स। तो ठीक है, पहले हम लोग लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं। साफ दिख रहा है ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हम एक बार फिर से रिवाइज करा ही देते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यही हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे। अब चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो गया है। तो हमारे पास एक पॉइंट है P 2,6,3 एंड दूसरा पॉइंट है O, और इसका कोऑर्डिनेट्स है 0,0,0, यही है ना, 0,0,0 एंड दूसरा पॉइंट है 2,6,3। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डेट इज P, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख भी ले लो, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाएगा, इसका वैल्यू होगा डिस्टेंस के बराबर। सो दिस इज 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो कितना आएगा इसका वैल्यू? दिस इज रूट अंडर 4 प्लस 36 प्लस 9। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस 36 डेट इज़ 40 एंड 9 डेट इज़ 49, और उसका रूट कितना आएगा? 7। अब क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी आर टेकिंग जस्ट द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो P का वैल्यू आ गया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 7। अब हम लोगों को क्या चाहिए? LMN का वैल्यू चाहिए, LMN का वैल्यू चाहिए। तो पहले तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं OP का, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OP, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OP। दो पॉइंट दिया हुआ है, एक तो ओरिजिन है, दूसरा 2, 6 एंड 3। तो दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो अभी निकालने हम बताए थे, ये वाला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 0 देन 6 माइनस 0 देन 3 माइनस 0। ठीक है, यही दोनों पॉइंट है ना, 2 माइनस 0 6 माइनस 0 देन 3 माइनस 0। सो दिस इज नथिंग बट 2, 6, 3। ठीक है, तो ओरिजिन के साथ है तो जो पॉइंट में दिया हुआ रहेगा नेक्स्ट पॉइंट में वही हो जाता है, तो इसमें कुछ दिक्कत का बात नहीं है। अब डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस का भी फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकालते हैं ऑफ OP। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या था?
यहाँ पे देख लीजिए a डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6 एंड c का वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देन 6 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देन 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 7 आया था ना, ये देखो 7 आया था। तो 2/7, 6/7, 3/7। सो दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। तो L इज इक्वल्स टू 2/7, M इज इक्वल्स टू 6/7 एंड N इज इक्वल्स टू 3/7। अब फॉर्मूला में हम लोग लगा देते हैं LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू P। तो L का वैल्यू तो आ गया 2/7, फिर X प्लस M का वैल्यू आ गया 6/7 इंटू Y, फिर N का वैल्यू आ गया 3/7 इंटू Z इज इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना निकाला था हमने, 7 निकाला था। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 7। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 2x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल्स टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 इज 49। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। काफ़ी इजी था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन। तो अगर हमारे पास एक प्लेन है, वहाँ पे एक लाइन नॉर्मल है, वहाँ पे एक लाइन नॉर्मल है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी भी तो हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे थे। नहीं, दिस वाज डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर रहे थे, है ना, ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर था। लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पॉइंट लेंथ ऑफ मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो ओरिजिन है। यहाँ पे प्लेन में कोई भी लाइन नॉर्मल हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक चीज़ तो हम लोग देखें कि यहाँ पे हमने क्या निकाला, जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाले थे इस परपेंडिकुलर का, इस परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले थे। तो यहाँ पे देखो क्या वही सही सेम वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे तो यहाँ पे सेम चीज़ आ रहा है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो यहाँ पे ए बी सी ये सब हमारा डायरेक्शन रेशियोस होगा, ठीक है, ये सब हमारा डायरेक्शन रेशियोस होगा। देखो डायरेक्शन रेशियो जो हम लोग निकाले थे वही वैल्यू यहाँ पे आया है, डायरेक्शन रेशियो जो निकाले थे परपेंडिकुलर का वही वैल्यूस आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर, यहाँ पे इसको लिखो, द डायरेक्शन ratios of the normal to the plane are to the plane लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये प्लेन है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को याद रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3x प्लस 4y प्लस 12z इज इक्वल्स टू 52। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ
प्लेन आ गया, है ना, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin, from the origin to the plane, from the origin to the plane। तो सिंपल है हमारे पास, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है नॉर्मल फॉर्म में, 3x + 4y + 12z इज इक्वल्स टू 52। तो यहाँ से हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो से 3, 4, 12। तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों को, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय, ये अगर a है, b है, c है, तो हमारे पास क्या था, a डिवाइडेड बाय √a² + b² + c², ठीक है। उसके बाद b डिवाइडेड बाय √a² + b² + c², ये वाला फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे हम लोग ना, अभी निकाले थे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। तो ए बी सी हमारे पास है, तो 3 डिवाइडेड बाय √3a² + 4a² + 12a² एंड देन 4 डिवाइडेड बाय √3a² + 4a² + 12a²। उसके बाद 12 डिवाइडेड बाय √3a² + 4a² + 12a²। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 144 + 16 + 9, टोटल कितना हो गया 169। देख लो एक बार यहाँ पे 144 + 16 + 9, तो दिस इज़ 144 + 16, इट इज़ 160 + 9, 169, और उसका रूट कितना होगा 13। सो दिस इज़ 3 डिवाइडेड बाय 13, नेक्स्ट में 4 डिवाइडेड बाय 13, देन 12 डिवाइडेड बाय 13। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, 52 को यहाँ पे जो 52 है इसको 13 से डिवाइड करो, 52 को 13 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 आएगा ना। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3x + 4y + 12z इज इक्वल्स टू 13 × 4, 13 × 4 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन क्या इस तरह से बन सकता है, 3 डिवाइडेड बाय 13, ये वाला 13 को हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आए हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3/13 4/13 × y + 12/13 × z इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे निकालने से क्या बेनिफिट हुआ हम लोगों को, ऐसे निकालने से हम लोगों को क्या बेनिफिट हुआ, हम लोगों को क्या निकालना था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो यहाँ से हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। उसके बाद लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, हम लोगों को पता था कि ये एल एम और एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल्स टू पी, जहाँ की पी इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर था, पी हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था ना। तो अगर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो दिस पी विल बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हम लोगों को पता था। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन था जहाँ की ये सारा डायरेक्शन रेशियोज था, ये सारा डायरेक्शन रेशियोज था, एंड दिस इज डी या फिर -d बोल सकते हैं। जब इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस मतलब d रहेगा, और इधर साइड में आएगा तो -d, ऐसे बोल सकते हैं, एक नंबर है। तो डायरेक्शन रेशियोज की मदद से हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकाला, डायरेक्शन कोसाइंस निकाला तो हम लोगों को पता चला कि ये एल का वैल्यू है, ये एम का वैल्यू है, ये एन का वैल्यू है। ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले जैसा लिखाया था आप लोगों को वैसे ही लिख के रखना है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3/13 ये एल का वैल्यू बना कि नहीं बना। उसके बाद ये नेक्स्ट 4/13 बना, इज दिस द वैल्यू ऑफ एम,
बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बना 12/13, इज दिस द वैल्यू ऑफ n, यस। तो ये हमारा l बन गया, ये हमारा m बन गया एंड दिस इज आवर n। तो ये जब ये बच रहा है दिस इज द p, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे l मिल गया, m मिल गया, n मिल गया, तो दिस इज डेफिनेटली p, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म बन चुका है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर p ये वाला वैल्यू है, तो p इज इक्वल्स टू कितना होगा 4 होगा, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला लिख के इसको p इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज 4, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का नोटेशन है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। अब एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को ये लग सकता है कि ठीक है, हम लोग इसको भी तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोल सकते थे, कैसे बोलेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू है या फिर डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू है। एकदम वैलिड क्वेश्चन है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि हो सकता है ये रिड्यूस किया हुआ हो, ये डायरेक्शन एल का वैल्यू हो सकता है, ये एम का वैल्यू हो सकता है, ये एन का वैल्यू हो सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको कैसे आप लोग जज करेंगे कि एल का वैल्यू डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू है कि डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग बताइए, ये तो आप लोगों को पता है कोस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफ़र कर सकता है, डैट इज़ -1 से लेके 1 तक डिफ़र करेगा, यही है ना। इसके बीच में तो कहीं कोई वैल्यू नहीं होगा कोस थीटा का। अब बताओ, अगर ये कोस थीटा का वैल्यू होता तो उसका वैल्यू क्या 3 हो सकता है, कोस थीटा का वैल्यू कभी 4 हो सकता है, कोस थीटा का वैल्यू कभी 12 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो अगर सारा का सारा वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू, डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेट आर दी डायरेक्शन रेशियोज, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, ये कोई बताएगा नहीं, बुक में भी नहीं लिखा हुआ रहता है। अगर ग्रेटर देन 1 मिल रहा है तो डेट आर द डायरेक्शन रेशियोज, और जब उसको रिड्यूस किया हुआ होगा तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट्स का वैल्यू है उसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। तो इन डेट केस आप लोगों को समझ जाना है कि दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। इसको आप लोग नोट में करके लिख सकते हैं, ये कहीं पे आप लोगों को मिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस कहाँ पे दिया हुआ है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो अगर हमारे पास कोई दो प्लेन है और उसके बीच का हम लोगों को एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। जस्ट इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, जस्ट हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, है ना। ये हमारे पास दो प्लेन है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, ये इस लाइन इस प्लेन में इस लाइन को रख देते हैं, इस प्लेन में इस लाइन को रख देते हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो वो कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास दो प्लेन है तो दो प्लेन का दो इक्वेशन होगा, तो उसको हम लोग लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। दिस डिनोट्स दी प्लेन 1, दिस डिनोट्स दी प्लेन 1। दूसरा प्लेन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द प्लेन 2, ठीक है। हम पहला लेक्चर में बताए थे आप लोगों को कि प्लेन कोफिशिएंट के हिसाब से डिफाइंड होता है, कोफिशिएंट चेंज होगा तो प्लेन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट चेंज किया है, वेरिएबल्स तो उसी का नोटेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो अब जब भी हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं तो डी लिख रहे हैं, डेट मीन्स ये जो ए बी सी कोफिशिएंट है दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज, दिस आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन अगर पूछेगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d is equals to 0 and a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। ये दो प्लेन है तो इसका एंगल क्या होगा, इज इक्वल, इसका जो एंगल का वैल्यू है डेट इज इक्वल टू द एंगल, इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स, between the lines
between the lines with direction ratios a, b, c एंड दूसरा a1 b1 c1 एंड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स a इंटू a1 प्लस b इंटू b1 प्लस c इंटू c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या बोले, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियोस ए बी सी एंड a1 b1 c1। तो ये प्लेन है, इसका डायरेक्शन रेशियोस था ए बी सी, इसका a1 b1 c1। तो इसमें जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोस भी यही होगा और इसका जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोस भी वही होगा। तो दो प्लेन के बीच का एंगल निकालने का मतलब सेम है कि हम लोग उसमें जो लाइन है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है जो प्लेन का है उसके बीच का लाइन निकालें और उसका फॉर्मूला ये है a1 इंटू b1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और उसका कोस इनवर्स लेंगे। बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो क्वेश्चन बनाने में ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स। पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स, यानी कि कोई भी दो प्लेन कब पैरेलल होगा और कब परपेंडिकुलर होगा, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए। द टू प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर according as the normals to them are parallel or perpendicular thus the two planes दो प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 एंड a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 will be parallel if a divided by a1 is equals to b divided by b1 is equals to c divided by c1. Next, and will be perpendicular if a1 plus b1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और एकदम फॉर्मूला में डालिए और आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, कोई भी दो प्लेन को हम लोग पैरेलल कब बोलेंगे, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे a b c का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो और a1 b1 c1 का वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा। तो जस्ट हम लोगों को a बाई a1 निकालना है, b बाई b1 निकालना है, c बाई c1 निकालना है। अगर तीनों का वैल्यू सेम आया तो प्लेन्स आर पैरेलल। और अगर
हम लोग A1 को मल्टीप्लाई करते हैं, B1 को मल्टीप्लाई करते हैं, C1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 आता है देन द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर. इट इज़ एज सिंपल एज डैट. ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. इसको आप लोग याद रखोगे और जब हम क्वेश्चन देंगे तब इस तरह से इसको याद रखना कि आप लोगों को फिर से देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब लगेगा कि आप लोगों का तैयारी बेहतर है. तो चलो इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग. एक एंगल बिटवीन द प्लेन्स का. फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स. फाइंड द एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स. फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स. दो प्लेन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग लिख लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस तरह का रहता है हमारा. तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड में था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया दोनों ही केस में. अब क्या करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को डायरेक्टली फार्मूला लगा देना है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स के लिए. ये वाला फार्मूला है, इसको लगा दो. ठीक है, ये वाला फार्मूला है, इसको लगा दो. तो हम लोग निकाल लेते हैं. a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है एंड देन c का वैल्यू है 1. a1 का वैल्यू कितना है, 1 है. b1 का वैल्यू कितना है, 1 है एंड c1 का वैल्यू कितना है, 2 है. यहाँ से देख के लिख रहे हैं ना, यहाँ पे a1 b1 c1, दिस इज a2, दिस इज a b एंड c. अब हम लोगों को पहले हम लोग रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो कितना आएगा ये, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. यहाँ से देख के लिख रहे हैं. सो दिस इज 1 का स्क्वायर है ना, तो 4 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज रूट अंडर 6. नेक्स्ट रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ से a1 b1 एंड देन c1 का स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो रूट अंडर 6. 4 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज रूट अंडर 6. ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. अब हम लोगों को और क्या चाहिए, a1 प्लस b1 प्लस c1. तो यहाँ से देख लेते हैं 2 इंटू 1 इट इज़ 2, फिर प्लस -1 इंटू 1, सो दिस इज -1, देन 1 इंटू 2, सो दिस इज अगेन 2. तो ये कितना बन गया, दिस इज 2 प्लस 2 4 -1, सो दिस इज 3. तो अब हम लोग इसको लगा देते हैं फॉर्मूला में. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स a1 प्लस b1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला में बैठा देते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा कोस इनवर्स a1 का वैल्यू 3 एंड नीचे में इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6. सो दिस इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 3/6. सो दिस इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/2. ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, आसान था. हम बहुत ही डिटेल में बना दिए हैं. इतना डिटेल में आप लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हैं. तो हम समझाने के लिए लिख दिए थे. जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्टली ए बी सी का वैल्यू लिख के डायरेक्टली फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और एक टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं.
एंगल बिटवीन अ लाइन, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर हमारे पास थीटा है विच इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड अ लाइन, तो 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड द लाइन होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, इफ़ एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट, it is the complement, it is the complement of the angle between the normal to the plane, between the normal to the plane and the line। ठीक है, तो अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द लाइन, तो 90 डिग्रीज माइनस थीटा विल बी द एंगल बिटवीन अ लाइन, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। सिंपल है ये भी क्वेश्चन। फाइंड द एंगल, find the angle between the plane, find the angle between the plane x plus 2y plus माइनस है, प्लस लिख दिया गलती से, इसको मिटा देते हैं, माइनस 3z plus 4 is equals to 0, and the line whose direction cosines are, whose direction cosines are 2 divided by root under 14, 3 divided by root under 14 and 1 divided by root under 14। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। इस चीज़ को आप लोग देखिए। ठीक है, हम लोग सीखे कि एंगल बिटवीन अ नॉर्मल, ठीक है, एंगल बिटवीन अ नॉर्मल एंड द प्लेन, तो ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है और ये हमारा थीटा है। तो हमने क्या बोला था, इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द लाइन। तो हम लोगों को निकालना है एंगल बिटवीन, ये वाला एंगल बिटवीन प्लेन एंड द लाइन, ये हमारे पास लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2/14, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है 2/14, 3/14, रूट अंडर 14 एंड 1/रूट अंडर 14। ये चीज़ हम लोगों को पता है। ये हमारा प्लेन है, ये वाला पूरा प्लेन है, ये वाला लाइन है, हम लोगों को ये वाला एंगल चाहिए है ना, अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा बोल देते हैं। और नॉर्मल हम लोगों को पता है, नॉर्मल प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे है, ये चीज़ हम लोगों को पता है। और एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द लाइन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ लाइंस। लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, डेट इज़ अभी हमने देखा था, डायरेक्शन रेशियोस पता होगा तो हम लोग a1 प्लस b1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला था है ना, तो ये दो लाइंस के बीच में निकलता था और वही लाइंस के बीच का एंगल ही हमारा एंगल बिटवीन द प्लेन्स होता था। यहाँ पे देखो हमने जो डेफिनेशन लिखा था, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ये हमारे पास दो प्लेन्स है, इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोस।
तो ये जो प्लेन है हमने डायरेक्टली प्लेन का एंगल नहीं निकाला था, दो प्लेन का, इसमें जो लाइन है और इसमें जो लाइन है दोनों प्लेन में, उसका डायरेक्शन रेशियोज विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। तो उसकी मदद से हमने एंगल निकाला था, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो हम लोगों को पता है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज किसी भी लाइंस का दिया हुआ है तो उसका हम लोग किस तरह से एंगल निकाल सकते हैं। तो इस लाइन का और इस लाइन का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा निकाल सकते हैं। अब जब थीटा निकल गया तो फिर आसानी से हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो दिख ही रहा है ना यहाँ पे, ये टोटल 90 डिग्री है, ये थीटा हो गया, तो ये वाला कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सिंपल है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये दिया हुआ है कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ना देके डायरेक्शन कोसाइन दिया है। तो एक चीज़ आप लोग देखिए फॉर्मूला में, अगर इसको हम लोग अलग अलग कर दें तो दिस इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो इसकी मदद से हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है पर इसको ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। बस यही वाला पार्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बाकी सब सिंपल है। तो x + 2y - 3z + 4 = 0, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है। तो ये जो नंबर्स हैं आगे में, यही हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस होंगे। ये जो हमारा नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियोस होगा, यही वाला होता है। आप लोगों को नहीं याद आ रहा है तो क्लास 12 में जाके एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए कि अगर प्लेन है तो उसमें जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियोस क्या होता है। तो उसका डायरेक्शन रेशियोस यही होगा जो प्लेन का है। तो यहाँ इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। अब इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दे दिए तो नॉर्मल टू प्लेन 1 आर 1, 2, -3। तो इसकी मदद से अब हम लोग आसानी से इसका डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल आर क्या क्या होगा, सिंपल है। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय √1² + 2² + -3 का स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाय √1² + 2² + -3²। ठीक है। अगर ये a है, b है, c है, a b c, तो हम लोगों को पता है डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग a b c की मदद से कैसे निकालते हैं। a डिवाइडेड बाय √a² + b² + c², उसके बाद b डिवाइडेड बाय √a² + b² + c², वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। -3 डिवाइडेड बाय √1² + 2² + -3²। हो गया क्लियर। नाउ दिस इज 1 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू आएगा इसका, 9 + 1 10 + 4 14, तो दिस इज √14, 2 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू भी √14 आएगा एंड देन इसका वैल्यू भी √14 आएगा। अब जब डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो एंगल निकल जाता है। तो कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/√14 इंटू 2/√14। किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसका पहला कोऑर्डिनेट को एंड देन जो हम लोग निकाले उसका पहला कोऑर्डिनेट को। हम लोग कोस थीटा निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद 90 माइनस थीटा करेंगे तो हम लोगों को जो चाहिए वो वाला एंगल निकलेगा। प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे 3/√14 इंटू 2/√14। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2/√14 इंटू 3/√14। ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे कर रहे हैं, इंटू 1/√14। अब इसको कैलकुलेट कर लो सभी में, तो कॉमन √14 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 14 आ जाएगा। नाउ दिस इज़ 2, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ -3। कितना आ गया, दिस इज़ नथिंग बट 5/√14। सो कोस थीटा का वैल्यू आ गया
5/√14। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 5/14। ये हमारा आंसर है। सॉरी, ये आंसर नहीं है। अब 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड द लाइन। 90 डिग्री माइनस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स एंड द लाइन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे थीटा का कुछ वैल्यू अच्छा वाला नहीं आया तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे ही लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर के लिए, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे। प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। तो अगर कोई प्लेन है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ये बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन में यूज़ नहीं होता है। तो अगर थ्योरी में पूछ देगा, फॉर्मूला में पूछ देगा तो आप लोगों को लिखना है, वरना क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द 3 पॉइंट्स, थ्रू द 3 points, through the 3 points x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3 is, ये क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। डिटर्मिनेंट ऊपर में x, y, z लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर इसको उतारते जाना है, x1, y1, z1 देन 1, उसके बाद इसको उतार दो, x2, y2, z2 एंड देन 1, उसके बाद x3, y3, z3 1। ये एक नंबर में आ सकता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3, उसका इक्वेशन ये होगा सिंपल। इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा है, प्रूफ भी आ सकता है। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बताओ, अब ये वाला प्लेन, दिस प्लेन पासेस थ्रू x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोगों को पुट कर देना है और डायरेक्टली डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। सिंस द प्लेन passes through x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, देन क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं एंड देन a सेकेंड पॉइंट को हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस cz2 प्लस cz2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। देन ax3 इसको पुट कर दे रहे हैं प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे और a b c d को एलिमिनेट करेंगे तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट बन जाता है। वो इक्वेशन सॉल्व करने वाले मेथड में होता है, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। एलिमिनेटिंग डिटेल्स दिखाने का ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेटिंग a b c d फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट द डिटर्मिनेंट। इसके इक्विवेलेंटली होगा हमारे पास
x y z and then 1 x1 y1 z1 1 then x2 y2 z2 then 1 x3 y3 z3 and then 1 this is equals to 0. ठीक है, which is the required equation of the plane, which is the required equation of the plane. This is it. तो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एकदम अच्छे से इसको पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और उसको खुद से भी एक दो बार डिराइव करके देखना, वरना फिर दिक्कत होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।